सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। फाइनली एचएसएससी के द्वारा जो है करेक्शन पोर्टल का लिंक जो है वो एक्टिव कर दिया गया है। कल रात को जो है ये ऑफिशियल नोटिस जारा गया था एचएसएससी के द्वारा कि अब जो है करेक्शन पोर्टल कब से कब तक ओपन हो जाएगा कि 17 अक्टूबर यानी कि आज से लेके जो है 24 अक्टूबर तक जो है ये आपका लिंक एक्टिव रहेगा। जिस भी बच्चे ने जो है करेक्शन पोर्टल में करेक्ट करने हैं अपने डॉक्यूमेंट तो वो 17 से 24 के बीच में कर सकता है और जो है अपनी गलती को जो है सुधार सकता है। इसके बाद हो सकता है कि आपको मौका ना मिले, तो इस मौके का फ़ायदा उठाइएगा और जो भी अपने डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है, वो कट ऑफ डेट जो भी दी गई है उस नोटिस के अंदर वहां तक जो है आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए। ठीक है, तो करेक्शन पोर्टल ओपन हो गया है तो जाहिर सी बात है आपका जो एचएसएससी ग्रुप सी ईटी का रिजल्ट है वो भी आपको देखने को मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है मैक्सिमम आपका जो रिजल्ट है वो 5 नवंबर से पहले आ जाएगा। ठीक है, 5 नवंबर से ज़्यादा देरी मुझे नहीं लगता होगी। इतने में जो है 24 से 5 तारीख तक लगा लो, 10 दिन का समय है। 10 दिन में आपका रिजल्ट ईजिली जो है आ जाएगा और 5 नवंबर के बाद जो है आपके नोटिफिकेशन आने स्टार्ट हो जाएंगे हरियाणा पुलिस का और किसका, ग्रुप डी का। ठीक है, मोस्टली बच्चे इन्हीं की जो है प्रिपेयर कर रहे हैं और इन्हीं का जो है वेट कर रहे हैं, तो इनका नोटिफिकेशन जो है आपको बहुत जल्द 5 नवंबर के बाद देखने को मिल जाएगा। बस अब आपको जो है इनकी तैयारी में जुट जाना है। इन्हीं की तैयारी के लिए जो है मैंने 17 अगस्त से जो है इस प्लेलिस्ट का जो है शुभारंभ किया था। कंप्लीटली डेडिकेटेड ये प्लेलिस्ट रहेगी हरियाणा पुलिस और एचएसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए। इस प्लेलिस्ट को एक बार देख लीजिएगा, डेफिनेटली जो है आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है अपने 2025-26 एचएसएससी एग्जाम के अंदर। ठीक है, अभी हम जो है एचएसएससी हरियाणा जीके के लास्ट 5 साल के जो है क्वेश्चन पेपर यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से जो है एनालाइज और डिस्कस कर रहे हैं। इसी सीरीज के अंदर जो आज हम जो है 53वां भाग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, 53 भाग डिस्कस करने वाले हैं। इसका मतलब जो है हम यहाँ पर 52 भाग मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। बहुत सारा डाटा जो है मैं पहले ही आपको ऑथेंटिक डिलीवर कर चुका हूँ और काफ़ी सारे बच्चे जो हैं हमसे जुड़े भी हुए हैं। तो अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं 2025-26 में तो डेफिनेटली जो है आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और इस वीडियो सीरीज को जो है स्टार्टिंग से देखना जो है स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, आज 53वां भाग डिस्कस करेंगे। अब जो है आज शनिवार हो गया, अब जो है संडे और मंडे। ठीक है, संडे और मंडे 2 दिन जो है आपकी क्लास नहीं होगी भाई। ठीक है, संडे और मंडे को। ठीक है, क्यों नहीं होगी आप सभी जानते हैं भाई, दिवाली का फेस्टिवल है तो 2 दिन जो है आप भी इतनी भड़क मत लो। ठीक है, दिवाली का फेस्टिवल है, अपने परिवार वालों के साथ जो है अच्छे से इस सेलिब्रेट कीजिएगा दिवाली के त्यौहार को। उसके बाद जो है ट्यूसडे से हमारी जो है दोबारा से क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, सेम टाइम पर जो है हमारी ट्यूसडे से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो 2 दिन संडे और मंडे को जो है आप आराम से जो है दिवाली का लुत्फ उठाइए और पटाखे वगैरह जलाइएगा। ठीक है, एडवांस में आप सभी को हैप्पी दिवाली। ठीक है, चलिए आज के वीडियो सेशन की हम शुरुआत कर लेते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में जो है 2 कथन दिए गए हैं, आइए इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जो किसी एक धर्म को आधिकारिक रूप से धर्म के रूप में जो है स्थापित नहीं करता है। मतलब धर्मनिरपेक्ष राज्य की जो है यहाँ पे डेफिनेशन बताने की कोशिश कर रहे हैं कि धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है वही होता है जो किसी भी एक स्पेशल धर्म को जो है अपना धर्म ना माने या फिर किसी एक धर्म को जो है प्रमोट ना करे। मतलब कहने का मतलब है सभी धर्मों को जो है इक्वल रखे, ऐसा ही जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य माना जाता है। ठीक है, तो पहली बात तो बिल्कुल सही बात होगी भाई। दूसरे पॉइंट में कह रहा है भारतीय धर्मनिरपेक्ष सभी धर्मों में से एक सैद्धांतिक और समान दूरी का जो है दृष्टिकोण बनाए रखता है। ये कथन भी बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि भारतीय धर्मनिरपेक्ष जो है ना, भारतीय धर्मनिरपेक्ष जो राज्य है ये क्या करता है, सभी धर्मों को जो है एक समान एक दृष्टि से देखता है और जो है सभी से जो है एक समान जो है दूरी बना के रखता है। तो दोनों कथन जो है करेक्ट हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का दोनों कथन जो है 1 और 2 जो है दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, आई होप यहां तक जानकारी बिल्कुल आसान भाषा में जो है क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है हिंद महासागर की औसत लवणता कितनी है, तो हिंद महासागर की औसत लवणता जो है 35% हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप की लहरों का अनुभव करने वाला पहला स्थान है क्या कहलाता है। अब 2 पॉइंट जो है आपको याद रखने हैं, कौन कौन से होते हैं। एक तो केंद्र होता है, ठीक है, एक केंद्र होता है और एक ऊपरी केंद्र होता है। ऊपरी केंद्र कौन सा होता है, जो पृथ्वी होती है ना, हमारी सतह होती है, सतह जहां पर हम पैर रखते हैं ये सतह होती है, यहीं पर जो पहला अनुभव होता है ना इसी को कहा जाता है ऊपरी केंद्र। ठीक है,
ऊपरी केंद्र, इसी को बोला जाता है। अब केंद्र क्या होता है भाई, यहाँ पे केंद्र भी दिया गया ना, ये रहा केंद्र। केंद्र वो स्थान होता है जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है, ठीक है। वह पृथ्वी का अंदरूनी वास्तविक बिंदु जहां से जो है भूकंप शुरू होता है या फिर उत्पत्ति होती है, ठीक है। दोनों चीजों को आप याद रखेंगे, केंद्र और ऊपरी केंद्र। और क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पृथ्वी की सतह पूछ रहा है, ठीक है। पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप की लहरों का अनुभव करने वाला पहला स्थान है। अगर ये पूछता ना भाई भूकंप की उत्पत्ति वाला पहला स्थान कौन सा है या फिर भूकंप स्टार्ट कहां से होता है, तो आप बोलते कि केंद्र से स्टार्ट होता है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शॉर्ट नोटिफिकेशन में जो है मैंने यहां पे लिख दिया है, ये देखो, ऊपरी केंद्र की भी जो है डेफिनेशन लिख दी है और केंद्र के बारे में भी जो है डेफिनेशन लिख दी है, और ठीक है, ये दोनों चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है संविधान सभा की पहली बैठक, ठीक है। संविधान सभा की पहली बैठक जो है कब आयोजित की गई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को जो है 9 दिसंबर, ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट हो जाएगा। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद जो है अस्थायी सदस्य थे। भाई ये याद रखना, ये दोनों चीज याद रखना, अस्थायी और स्थायी, ठीक है, अस्थायी और स्थायी। अस्थायी मैंने आपको बता दिया सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी हो जाएंगे, स्थायी कौन सा हो जाएगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। स्थायी कौन सा हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे या बी आर अम्बेडकर थे। चलिए ऑप्शन दे देता हूं आपको, बी आर अम्बेडकर, ठीक है, बी आर अम्बेडकर। और दूसरा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, प्रसाद। इन दोनों में से जो है स्थायी अध्यक्ष कौन थे, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। अस्थायी अध्यक्ष मैंने आपको बता दिया है, और जो है स्थायी अध्यक्ष जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। आप सभी जानते हैं भारत का जो लिखित संविधान है सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसको बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का जो है समय लगा था। इसके अंदर कितने सत्रों में जो है कितनी बैठक हुई थी, तो 11 सत्रों के अंदर, ठीक है, 11 सत्रों के अंदर जो है 165 जो है ये बैठकें हुई थी, ठीक है, 165, ठीक है, 165 जो है ये बैठकें हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखो ये लिखा गया है 24 जनवरी 1950 को हुई थी, ठीक है, अंतिम बैठक। ये भी आप याद रखना भाई, पहली बैठक तो आपको पता चलेगी ना 11 दिसंबर 1946 को, नहीं 9 दिसंबर 1946 को। हाँ चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। ये पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को, और अंतिम बैठक भी आपको याद रखनी है 24 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान सभा को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था, और 11 सत्रों में जो है 166 बैठकें हुई थी, ठीक है, 166 हुई थी क्या, मैंने कितने बताया, 165 बता दिया ना, चलिए कोई नहीं, 166 कर लेना भाई यहाँ पे, ठीक है, 166 जो है ये बैठकें हुई थी, ठीक है। आई होप यहाँ तक जानकारी जो है क्लियर हो गई होगी, और आपको जो है आंसर भी यहाँ पर मिल गया। ये देखो मैंने क्वेश्चन पूछा था, राजेंद्र प्रसाद को जो है स्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है चुना गया था, ठीक है। आई होप यहाँ तक जो है सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा बैंक जो है भारत का सेंट्रल बैंक है। आप सभी जानते हैं भारत का सेंट्रल बैंक यानी कि केंद्रीय बैंक कौन सा हो जाएगा, आरबीआई हो जाएगा। कहां पे है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसकी स्थापना एक्ट 1934 के तहत कब की गई थी, 1934 के तहत जो है इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, ठीक है। इसके बारे में हम ज़्यादा जानकारी नहीं लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसके बारे में बहुत वीडियोज़ के अंदर, प्रीवियस वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे भारतीय स्टेट बैंक, जो वर्तमान में जो है भारत का सबसे बड़ा बैंक है, भारतीय स्टेट बैंक। अब भारतीय स्टेट बैंक के बारे में जो है सारी जानकारी, इतिहास जानना जरूरी है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ राष्ट्रीयकरण मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, बाकी राष्ट्रीयकरण, ठीक है। बाकी सारी चीजें नीचे लिखी गई है, आपको याद रखनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा, ठीक है। राष्ट्रीयकरण एसबीआई के बारे में नॉर्मली पूछा जाता है, ठीक है। 1955 में जो है इसका राष्ट्रीयकरण हो गया था, ठीक है। 1955 में ही जो है इसको एसबीआई बैंक नाम इसका रख दिया था, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं ना। 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण यानी कि गवर्नमेंट के अंडर आ गया था, और एसबीआई जो है इसका नाम रख दिया गया था, और 3 बैंकों को मिलाकर जो है ये 1955 में एसबीआई बैंक का जो है जन्म हुआ था, ठीक है। कैसे जन्म हुआ था, चलिए आइए एक एक करके मैं सारी चीजें यहां पे बता देता हूं। सबसे पहले जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, 27 जनवरी 1921 को हुई थी, ठीक है। और यह स्थापना किसके द्वारा की गई थी, जे.एम. किन्स के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को जो है एकल बैंक की इकाई में विलयकरण किया गया था। कब किया गया था, ये देखो 3 बैंक थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। इनकी डेट भी याद रखना, 1806, 1840 और 1843। इन तीनों बैंक
बैंकों को मिलाकर जो है किस बैंक का निर्माण किया गया था? इंपीरियल बैंक का जो है निर्माण किया गया था, ठीक है। और ये गोरेवाला समिति थी जिसने सिफारिश की थी कि भाई इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का जो है राष्ट्रीयकरण कर दो। 1955 में राष्ट्रीयकरण के बाद जो है इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? भारतीय स्टेट बैंक जो है नाम इसका कर दिया गया था, ठीक है। ये याद रखना, इन तीनों बैंकों को मिलाकर जो है किस बैंक की स्थापना हुई थी? इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई थी, ठीक है। इंपीरियल बैंक, ठीक है, इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई थी और इंपीरियल बैंक को जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था 1955 में। 1955 में जो है इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? एसबीआई कर दिया गया था। और ये किस समिति के कहने पर हुआ था? समिति का नाम जरूर याद रखिएगा, गोरेवाला समिति, ठीक है। गोरेवाला समिति की सिफारिश पर जो है ये सब किया गया था। ये एसबीआई का पूरा इतिहास मैंने जो है आपको यहाँ पर बता दिया है। इससे बाहर एसबीआई से कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है, जीके से रिलेटेड। आई होप चलते हैं, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले भाई ये टेलीग्राम और जो है हमारा फेसबुक इंस्टाग्राम पेज जरूर फॉलो कर लेना यार, बार बार कहना ना पड़े, ठीक है। इंस्टाग्राम तो करना ही करना है आपको, क्योंकि सारी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाई जाती है। ये वीडियो सीरीज आपके इस एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से जो है और जो आपके सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो सीरीज की कीमत आपको तब पता चलेगी जब आपका एग्जाम बिल्कुल 1 महीना रह जाएगा ना, तब पता चलेगी कि समय रहते अगर मैंने तैयारी की होती तो मेरा आज लेवल जो है कहाँ पर पहुंच गया होता। अभी भी इनफ टाइम है, आप आराम से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है, ठीक है। किलोमीटर तो हो नहीं सकता, हाइग्रोमीटर भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बैरोमीटर जो है, बैरोमीटर से जो है वायुमंडलीय दबाव को मापा जाता है, ठीक है। वायुमंडलीय दबाव को एसआई मापने की जो एसआई यूनिट है ना, वो बैरोमीटर हो जाएगी, ठीक है। वैसे साइंस का क्वेश्चन है, बट ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग जो है मैंने इसमें ऐड कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया? प्राचीन काल में ऊषर शब्द का प्रयोग क्या सूचित करने के लिए जो है उपयोग किया जाता था? जो मिट्टी उपजाऊ नहीं होती थी ना, जो है उपजाऊ मिट्टी नहीं होती थी, जिसमें कुछ भी उत्पन्न नहीं होता था, ऐसी भूमि को जो है सूचित करने के लिए ऊषर शब्द का जो है प्रयोग किया जाता था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऊषर मिट्टी जो है ये हो जाएगा। डिटेल से मैंने लिख दिया है ऊषर मिट्टी क्या होती है। तो ऊषर मिट्टी प्राय वह होती है जो कृषि योग्य नहीं होती है, ठीक है। इस ऊषर मिट्टी में जो है कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता, ठीक है। यह मिट्टी खेती करने योग्य नहीं होती क्योंकि यह अनुपजाऊ होती है, ठीक है। यहाँ पे अनुपयुक्त मिट्टी का भी ऑप्शन दिया गया, बट एग्जैक्ट जो आंसर होगा वो ऊसर मिट्टी ही होगा, ठीक है। ऊसर मिट्टी ही इसका जो है राइट ऑप्शन होने वाला है, ठीक है। ऊसर मिट्टी के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये जो मिट्टी होती है ये कृषि योग्य नहीं होती है। इस मिट्टी में जो है कोई भी जो है एग्रीकल्चर का जो फूड होता है वो नहीं उत्पन्न हो सकता, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2020 किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये 2020 छोड़ देना, सिर्फ आपको ये याद रखना है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट जो है ये किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ड्रग्स एंड क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के द्वारा जो है ये रिपोर्ट जारी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन जो है शहरी स्थानीय सरकार से संबंधित है? ठीक है, शहरी स्थानीय सरकार, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं स्थानीय शहरी सरकार, ठीक है। तो ये कौन सा संशोधन हो जाएगा? ये 74वां संशोधन हो जाएगा। जो नगर निगम वाला है ना, नगर पालिका वाला, वो 74वां के अंदर जो है संविधान संशोधन के तहत जो है ये स्थापित किया गया था। अब आप 73वां मुझे बताएंगे, 73वां जो है संशोधन जो है ये किससे संबंधित है? ठीक है, 73वां संशोधन ठीक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। 73वां इसका राइट ऑप्शन, माफ कीजिएगा 74वां हो जाएगा, ठीक है। 74वां कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा, ठीक है। ये जो है किससे है? शहरी स्थानीय सरकार से संबंधित है, ठीक है। ये यार यहाँ पे दे भी दिया यार, चलिए कोई नहीं, आपकी किस्मत भी अच्छी है, हर चीज़ लिखी लिखाई मिल जाती है। 73वां संशोधन जो है ये ग्रामीण स्थानीय स्वशासन जो है पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। चलिए कोई बात नहीं, एक और मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। जो ये पंचायती राज प्रणाली है ना,
ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद बताओ इसका, ठीक है, अनुच्छेद बताओ। चलिए ऑप्शन दे देता हूँ आपको। अनुच्छेद ए हो जाएगा 36, अनुच्छेद बी हो जाएगा 40, अनुच्छेद सी हो जाएगा 44 और अनुच्छेद डी हो जाएगा 51 हो जाएगा, ठीक है। इन चारों में से बताइएगा ये जो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है ना, पंचायती राज प्रणाली, ये किसके अंदर जो है दी गई है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया डैश में कॉरपोरेट धोखाधड़ी का पता लगाने, रोकने और दंडित करने के संबंध में विभाजन, विभिन्न प्रावधान और सुरक्षा उपाय हैं। तो ये हो जाएगा कंपनी अधिनियम 2013 जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। कॉरपोरेट धोखाधड़ी का पता लगाने, रोकने और उसको दंडित करने के संबंध में जो है प्रावधान और जो सुरक्षा उपाय दिए गए हैं ना, वो किसके अंदर दिए गए हैं? वो कंपनी अधिनियम 2013 के अंदर दिए गए हैं। और खासकर जो है धारा हो जाएगी 447, ठीक है, धारा हो जाएगी 447। इसके तहत जो है धोखाधड़ी के लिए दंड का प्रावधान है, जिसमें जुर्माना और कारावास दोनों शामिल है। ये धारा याद रखना भाई, धारा पूछी जा सकती है, ठीक है। आपसे ये पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि कॉरपोरेट धोखाधड़ी का पता लगाने, रोकने और दंडित करने के संबंध में जो है सुरक्षा उपाय कंपनी अधिनियम 2013 में जो है किस धारा के तहत जो है धोखाधड़ी के लिए जो है दंड और जुर्माने का प्रावधान है। तो आपको याद रखना है धारा 447 के तहत जो है ऐसा प्रावधान है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है? वह मामला जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि संविधान का एक बुनियादी ढांचा है और कोई भी बुनियादी ढांचे का जो है उल्लंघन नहीं कर सकता। तो ये केशवानंद भारती मामला था 1973 वाला। कहाँ गया? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 1973 वाला जो है ये केशवानंद भारती मामला था। इसी के अंदर जो है ये प्रावधान किया गया था भाई, जो भारतीय संविधान है ना, ये एक बुनियादी स्ट्रक्चर है, यानी कि एक बेसिक नींव है भारत की। इसको जो है कोई भी टच नहीं कर सकता, इसमें जो है कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। ये चीजें जो है इसमें केशवानंद भारती 1973 में जो है कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर। और क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। WHO की स्थापना कब हुई थी बता सकता है? चलिए मुख्यालय में आपको बता देता हूँ। हेडक्वार्टर जो है जिनेवा में हो जाएगा। स्थापना आप मुझे बताएंगे, प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। 7 अप्रैल। अब जो है ईयर आप मुझे बताएंगे, ठीक है। ईयर जो है किस ईयर में जो है इसकी स्थापना हुई थी? 1947 में हुई थी, 1948 में हुई थी, कब हुई थी? फटाफट बताइएगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं यार, चलिए कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 13 में आ गया, देख ही लिया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। जीवों के नामकरण का मानकीकरण क्या कहलाता है? ठीक है, जीवों के नामकरण का मानकीकरण ऑब्वियसली नाम पद्धति जो है ये कहलाता है। जीवों के नामकरण का मानकीकरण नाम पद्धति कहलाता है। यह वह प्रक्रिया है जिसके तहत जीवों के एक मानकीकृत वैज्ञानिक नाम दिया जाता है, ठीक है। साइंटिफिक नाम जो होता है ना किसी भी चिड़िया का, जो है जैसे मोर का साइंटिफिक नाम क्या होता है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मोर का जो साइंटिफिक नाम क्या होता है, ठीक है। तो यही भी ये बात कर रहा है कि जो जीव जंतु होते हैं ना, इनके जो साइंटिफिक नाम दिए जाते हैं उन्हीं को जो है नाम पद्धति, उसी प्रक्रिया को जो है नाम पद्धति कहा जाता है। दुनिया भर में कई उन्हें जो है एक ही नाम से जाने, ठीक है, एक ही नाम रख दिया जाता है भाई। जैसे मोर को एक ही नाम से जाना जाए, साइंटिफिक नाम उसका एक रख दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया सतत विकास यानी कि SDG की बात कर रहे हैं, डैश की ओर ले जाना चाहिए ताकि वैकल्पिक स्रोतों पर जो है निर्भरता हो सके। तो भाई सतत विकास को जो है किस ओर ले जाना चाहिए? गैर नवीकरणीय संसाधनों की कमी से बचाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। संसाधनों तक समान पहुंच होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। पर्यावरण की रक्षा होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो सभी हो जाएगा, ठीक है। सतत विकास को इन तीनों की ओर ले जाना चाहिए ताकि वैकल्पिक जो स्रोत है यानी कि जो अल्टरनेट ऑप्शंस होते हैं उन पर जो है निर्भर हम हो सके, ठीक है। अब आप सभी जानते हैं जैसे कि तेल है जिससे हम बाइक वगैरह चलाते हैं, अब ये लिमिटेड सोर्स है, कभी ना कभी तो खत्म हो गया ना। इसी से बचने के लिए जो वैकल्पिक यानी कि अल्टरनेट हमारे पास होना चाहिए। जैसे कि वर्तमान में आप देखते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटियां और इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक का जो है चलन हो गया है। इन फ्यूचर में अगर हमारे पास तेल खत्म हो जाता है तो इनके ऑप्शन जो है अल्टरनेट हमारे पास जो है मौजूद रहेंगे, हम जो है उन पर स्विच कर सकेंगे। यही जो है SDG का मतलब है और यही जो है ये क्वेश्चन के अंदर कहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? FAO की बात कर रहा है, ठीक है। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है। तो ये अक्टूबर 1947 नहीं 1945 में हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की स्थापना जो है 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसका मुख्यालय रोम इटली में स्थित है। मूल रूप से मुख्यालय वाशिंगटन DC में था, जो बाद में 1951 में जो है रोम में स्थानांतरित कर दिया गया था, ठीक है। तीनों लाइन को याद रखना है। ये लाइन आपको कोई नहीं बताएगा जो मैंने यहाँ पे लिखी ना,
पहले इसका जो मुख्यालय था वो कहाँ पर था, मुख्यालय पहले वाशिंगटन डीसी में होता था, लेकिन जो है 1951 में जो है इसको ट्रांसफर कर दिया गया, कहाँ पर कर दिया गया, रोम इटली के अंदर जो है इसको ट्रांसफर कर दिया गया। ये चीज आपको पता होगी, इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो रोम इटली में हुआ था। लेकिन ये लाइन भी जरूर आप याद रखिएगा, इन फ्यूचर में जैसा कंपटीशन चल रहा है ना, यकीन मानिएगा ऐसे ही क्वेश्चन जो है अब पूछे आपसे जाने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया, ओस इंडेक्स का सैन्य अभ्यास भारत और किस देश से संबंधित है। तो ये ओस जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ओस, AUS का मतलब क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है। हिंदी में लिखेंगे हम ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और भारत, इन दोनों के बीच में जो है ओस इंडेक्स जो है सैन्य अभ्यास किया जाता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है, राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से विभाजित करने पर हमें क्या प्राप्त होता है। जो हमारी इनकम होती है, अगर हम उसको जो है पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा प्रति व्यक्ति आय मिल जाएगा, यानी कि पर कैप्टा जो है इनकम हमें प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। यदि हम राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से विभाजित करते हैं तो हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है, यदि किसी देश के नागरिकों के औसत आर्थिक स्तर को मापता है, ठीक है। यह किसी देश के नागरिकों के औसत आर्थिक स्तर को जो है मापता है। ये चीज आपको याद रखनी है, 2 लाइन है, जरूर याद रखिएगा। इकोनॉमी से काफी स्टैंडेबल जो है ये क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। डोंट वरी, इकोनॉमी के भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, जैसे एग्रीकल्चर की हमारी अभी सीरीज चल रही है, बहुत जल्दी दिवाली के बाद इसको मैं समाप्त कर दूंगा एग्रीकल्चर को। इसके बाद जो है ऐसे ही एग्रीकल्चर की तरह ही हम शॉर्ट नोट्स में जो है मैं आपके लिए इकोनॉमिक्स लेके आऊंगा, जिसके अंदर हम जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट जो उनकी डेफिनेशंस होगी ना, जैसी आप यहाँ पर देख रहे हैं, बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए कि राष्ट्रीय आय क्या होती है, जनसंख्या से विभाजित करने पर क्या हमें प्राप्त होगा, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। 1 से 2 क्वेश्चन जो है पूछ लेगा तो हम का फंस जाओगे आप, ठीक है, इसीलिए पता आपको सारी चीजें होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया है, मजिस्ट्रेटों को शिकायतें शामिल है। मजिस्ट्रेटों को शिकायतें शामिल है, किस में है ये मजिस्ट्रेटों को शिकायतें शामिल, किस अनुच्छेद और किस दंड प्रक्रिया संहिता अध्याय के अंदर शामिल है। तो आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 15 के अंदर जो है ये शामिल है, ठीक है। यहाँ पर मैंने सारी चीजें लिख दी हैं। आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 15 में जो है यह अध्याय मजिस्ट्रेटों को शिकायतें दर्ज करने के लिए जो है कानूनी प्रक्रिया प्रदान करता है। मतलब आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता का जो अध्याय 15 है ना, ये जो मजिस्ट्रेट होते हैं ना, उनको जो है शिकायतें करने के लिए जो है कानूनी प्रक्रिया जो है ये प्रदान करता है। अन्य अध्याय की बात करूँ तो यहाँ पे ये अध्याय देख लेना, 13वां अध्याय का क्या कहता है कि पुलिस की जांच की प्रक्रिया से ये संबंधित है। अध्याय 14 की मैं बात करूं तो मजिस्ट्रेट के समकक्ष कार्रवाई की शर्तों से संबंधित है। और अध्याय हम इसकी बात करें तो मजिस्ट्रेट द्वारा जो है साक्षियों की जांच से संबंधित है। ये साक्ष्य आएगा, साक्षियों लिख दिया, गलत लिख दिया, ये लड़की नहीं है साक्षी, ठीक है, साक्ष्य, ठीक है। ये जो साक्ष्य होते हैं, जो एविडेंस होते हैं ना, उन्हीं की जांच से संबंधित है अध्याय, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया, 19 में बोला गया भौतिक संस्कृति में मानव निर्मित वस्तुएं शामिल होती हैं। जो भौतिक संस्कृति होती है इसमें जो है मानव निर्मित वस्तुएं शामिल होती है, जो मानव के द्वारा निर्मित की जाती है, बनाई जाती है, वही सारी चीजें जो है भौतिक संस्कृति में शामिल होती है। जो डैश प्रकृति की होती है, तो कौन सी प्रकृति की होती है, ऑब्वियसली वास्तविक प्रकृति की होती है और ठोस प्रकृति की होती है। तो ऑप्शन नंबर ए और जो है बी सही हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों कथन जो है ये सही हो जाएंगे, ठीक है। भौतिक संस्कृति के अंदर कौन सी वस्तुएं शामिल होती हैं, जिनको इंसानों के द्वारा जो है बनाया जाता है। और इंसानों के द्वारा बनाई गई वस्तु कैसी होती है, वास्तविक होती है, असली होती है भाई, जिसको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। और ठोस कहती होती है, सॉलिड होती है, ठीक है ना, सिंपल सी चीज है यार। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया 18वें गुट निरपेक्ष आंदोलन सम्मेलन की मेजबानी किसने थी। इस क्वेश्चन को छोड़ देना क्योंकि ये 2021 का जो है करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। 2021 के हैशटैग करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया। वर्तमान में 2024 या फिर 2025 में ये देख लेना आप, ठीक है। अभी मेरे को नहीं पता 2024-25 में ये गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है कब हुआ था। नेक्स्ट वाला ये कहने का मतलब ये है, जो लेटेस्ट गुट निरपेक्ष आंदोलन हुआ हो ना,
उसके बारे में जान लेना। अभी मुझे रिसेंटली नहीं पता कौन सा हुआ था और कब हुआ था, ठीक है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है बता सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला गया है, ब्रिटिश पुलिस आयुक्तीय प्रणाली सबसे पहले जो है कहां पर आई थी। तो ये ब्रिटिश पुलिस आयुक्त प्रणाली जो है सबसे पहले कोलकाता में जो है लाई गई थी, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रिटिश पुलिस आयुक्तीय प्रणाली सबसे पहले जो है कोलकाता में लाई गई थी। इसके बाद जो है मुंबई और चेन्नई प्रेसिडेंसी में भी जो है इनका पालन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो आप सभी जानते हैं बंबई के संस्कृत पाल कॉलेज के अंदर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ये की गई थी और टोटल 72 प्रतिनिधियों ने जो है इसके अंदर भाग लिया था, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23 में बोला गया है भारत का पहला प्रायोगिक स्माग टावर संरचना के चारों ओर 1 किलोमीटर त्रिज्या में वायु की शुद्धिकरण हेतु कहां स्थापित किया गया था। तो इसको 2021 में किया गया था नई दिल्ली के अंदर, ठीक है। नई दिल्ली में कहां पर किया गया था, तो नई दिल्ली में जो है कनॉट पैलेस है ना, आपने नाम सुना होगा कनॉट पैलेस का, कनॉट पैलेस का, ठीक है। वहीं पर जो है इसको स्थापित किया गया था, क्योंकि आप सभी जानते हैं दिल्ली के अंदर जो है कितना सारा पोल्यूशन है। तो उसी की एक किलोमीटर की त्रिज्या की वायु शुद्ध करने के लिए जो है भारत का पहला प्रायोगिक जो स्माग टावर था इसको 2021 में जो है स्थापित किया गया था, ठीक है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट हो जाएगा। अगस्त 2021 में कनॉट पैलेस में जो इसको स्थापित किया गया था, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है यह वैश्वीकरण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण परिणाम है। तो वैश्वीकरण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण परिणाम जो है बहिस्त्रोतन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा आइए देख लेते हैं। ये वैश्वीकरण आएगा, यहाँ पे वैश्वीकरण प्रक्रिया, हाँ वैश्वीकरण आएगा, ठीक है। ये वैश्वीकरण आएगा। वैश्वीकरण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण परिणाम है बहिस्त्रोतन। इसमें कंपनियां अक्सर कम लागत वाले देशों से निर्यात सेवाएं आउटसोर्स करती हैं, जिसे वैश्विक स्तर पर व्यापार और रोजगार के नए अवसर जो है पैदा होते हैं। इकोनॉमी से रिलेटेड 2021 में काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड के जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। 2024 में तो कुछ भी नहीं पूछा गया, ना इकोनॉमी पूछा गया और ना ही जो है समाज शास्त्र से जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसीलिए जो है आई होप आपके 2026 वाले एग्जाम में भी काफ़ी इजी पेपर आ जाए और मोस्टली सभी बच्चों का सिलेक्शन हो जाए जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। बाकी ये जो सारा सीरीज हम डिफ़िकल्ट लेवल पे जो हमने स्टार्ट की है ये इसीलिए स्टार्ट की गई है, खुदा न खास्ता जो है आपका पेपर आ जाए बहुत डिफिकल्ट लेवल का, ठीक है। भगवान ना करे आपका पेपर आ जाए बिल्कुल टफ लेवल का और आपको हिलने का भी मौका ना दिया जाए। तो उस सिचुएशन में ये जो आपकी तैयारी है ना यही आपके जो है काम आने वाली है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया अक्टूबर 2021 में जो है दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया था। तो ये लेह में किया गया था। 2021 का करंट अफेयर से ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ये इसकी देख लेना भाई एक बार, थोड़ा सा ये कितने फीट लंबा चौड़ाई वगैरह जो है इसका देख लेना, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला गया, कुत्तों में प्रजनन के दौरान जो है चक्रिक परिवर्तन क्या कहलाता है। तो ईस्टस चक्र बोलाता है, ठीक है। ये ईस्टस चक्र थोड़ा जो है अजीब सा लिख दिया है, कोई नहीं इसको ढंग से लिख लो। या तो इसको मध्य चक्र बोला जाता है, ठीक है। हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, हिंदी में इसको मध्य चक्र बोला जाता है। और इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, एस्ट्रस चक्र, ठीक है। एस्ट्रस चक्र, ठीक है। ये दोनों नाम जो है आप याद रखना। वैसे राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तीनों में से कोई भी नाम जो है आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 भी बहुत बार मैं आपको बता चुका हूं, आई होप आपको पता होगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है इसका क्या मतलब होता है और कहां पर ये सबसे ज़्यादा होती है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी वही होती है जहां पर जो है जितने मजदूरों की ज़रूरत ना होती है ना उससे ज़्यादा मजदूर एक ही जो है वर्ग के अंदर लगे होते हैं, उसी को प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलते हैं। सबसे ज़्यादा ये प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है कहाँ पर देखने को मिलती है, एग्रीकल्चर यानी कि कृषि क्षेत्र में जो है हमें देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एक ऐसी स्थिति जिसमें एक कार्य करने की आवश्यकता से नौकरी में श्रमिकों की संख्या जो है अधिक होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पर। 28 में क्या बोला गया है, तो 28 में बोला गया एक दिए गए समय में एक देश की वस्तुओं की निर्यात और आयात के मूल्य में अंतर क्या कहलाता है। तो ये व्यापार संतुलन कहलाता है, ठीक है। दिए गए समय में मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 साल का समय दिया गया है, ठीक है। 1 साल का समय दिया गया और 1 साल के समय के भीतर जो है एक देश की वस्तुओं की निर्यात और आयात यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट,
इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। ठीक है, 1 साल का आपको समय दिया गया था और इस 1 साल के अंदर जो है जो भी आपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया, मूल्य में इनके इन दोनों के मूल्य में जो डिफरेंस आता है ना, मतलब कितने में आपने खरीदी और कितने में आपने बेची, इन दोनों के मूल्य में जो डिफरेंस आता है वो क्या कहलाता है, व्यापार संतुलन कहलाता है। आई होप अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 29, और 29 में बोला गया है निम्नलिखित में से किस राज्य ने जो है वतन प्रेम योजना शुरू की थी। तो ये गुजरात राज्य ने जो है ये वतन प्रेम योजना शुरू की थी 2021 में। ठीक है, तो ये आज का हमारा सेशन था जो हमने यहाँ पर आज कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आज हमने जो है 53वां भाग डिस्कस कर लिया है। नीचे सारे ऑफिशियल आंसर भी मैंने जो है यहाँ पर आपको दे दिए हैं। बस आपको मेरे मोटिवेशन के लिए सिर्फ एक काम करनी है, बार बार ना बताई जाए, वीडियो को लाइक करना है ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर करना है। जिस भी ग्रुप से आप जुड़े हो, जो भी आपका भाई बहन दोस्त या एचएसएससी की तैयारी कर रहा है, उसके साथ जो है इन वीडियोस को शेयर करना है। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपका जो अब स्कोर है वो क्या आ रहा है और वीडियो सेशन आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से फॉलो कर लेना, क्योंकि सारी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाई जाती है। अब हम डायरेक्ट जो है ट्यूसडे को मिलेंगे। एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी दिवाली। ठीक है, एडवांस में आप सभी को हैप्पी दिवाली। अपने परिवार के साथ रहिएगा, अच्छे से इसको सेलिब्रेट कीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।